There's a famous quotation of Charles Darwin in which he says, "It is not the strongest or the most intelligent of the species which survives, but it is the one who adapts to change." Meaning, सर्वाइव वो नहीं करता जो ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बल्कि सर्वाइव वो करता है जो बदलते हुए हालात के साथ खुद को ढाल लेता है। इंसान अडेप्टेबिलिटी की इसी खूबी की वजह से सर्वाइव करते करते आज यहाँ तक पहुँचा है और दुनिया पर राज कर रहा है। और कायनात लगता है कि आज इंसान की इस खूबी को फिर से आजमा रही है, क्योंकि आज इंसानियत को दरपेश सबसे बड़ा मसला ना तो कोई जंग है, ना ही पेंडेमिक है और ना ही इकोनॉमिक रिसेशन। इंसानियत को जो आज सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसा मसला है जिससे इंसानियत की एग्जिस्टेंस को ही खतरा है, और जब बात एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की आती है तो बाकी सारे मसाइल बहुत छोटे लगने लगते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या और ये कितना क्रिटिकल इशू है, और अगर इसका कोई प्रोबेबल सोल्यूशन है तो वो क्या है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होने वाली मौसमियाती तब्दीली का नाम है। इसकी वजह से हमें मौसम में शिद्दत देखने को मिलती है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, ना ख़त्म होने वाला बारिशों का सिलसिला हो या खुश्क साली, और इन सब चीज़ों की वजह से इंसानी ज़िंदगी बेहद मुतासर होती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बढ़ता है। जब सूर्य से शुआएं ज़मीन पर आती हैं तो हीट वेव्स की फॉर्म में आती हैं, और कुछ हीट वेव्स वापस रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और ओजोन लेयर से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन कुछ ग्रीन हाउसेस के एडिशन की वजह से ये ओजोन लेयर थिक हो जाती है और ये हीट वेव्स वहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इन ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे प्रोमिनेंट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज हैं। 1950 से लेकर अब तक इन गैस इमिशंस के अंदर अलार्मिंग रेट पर इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 95% इन गैस इमिशंस की रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटी है। वो ऐसे क्योंकि 1950 से लेकर अब तक इंसान की आबादी दुगना बढ़ी है, और जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ती गई, इंसान ने अपनी अकोमोडेशन और सहूलत को देखते हुए दरख्त काटना शुरू कर दिए, और जैसे जैसे जंगलात का सफाया होता रहा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली CO2 लेवल्स इंक्रीज करते रहे। इसके अलावा हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, डीजल वगैरह। इससे हम बिजली बनाते हैं। इसके अलावा हम गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ अपनी इनसे रन करते हैं। इसके अलावा हम इंसानों की खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जानवर हैं, जिनका हम दूध पीते हैं और गोश्त खाते हैं। जब ये जानवर फूड डाइजेस्ट करते हैं तो उसके नतीजे में मीथेन गैस खारिज होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जानवरों की आबादी भी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा जानवरों का मतलब है उतनी ही ज़्यादा मीथेन गैस। यही वजह है कि CO2 और मीथेन गैस एमिशंस पिछले 8 लाख सालों में इतने नहीं बढ़े जितने 1950 से लेकर अब तक बढ़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर होती है वो है पानी, और क्लाइमेट चेंज के ज़्यादातर असरात इसी से मुंसलिक हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वाटर उतना एवेपोरेट होता जाएगा, और वाटर वेपर ऑलरेडी एक ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। और जैसे जैसे ये वाटर ज़्यादा एवेपोरेट होना शुरू होगा वैसे वैसे ये रेनफॉल पैटर्न को भी उतना ही अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिशें होंगी, कुछ इलाकों में कम बारिशें होंगी। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होंगी वहाँ पर फ्लड्स आएंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, और वहाँ पर फूड सप्लाई भी उतनी ही मुतासर होगी। इसके अलावा जहाँ पर कम बारिशें होंगी वहाँ पर ज़मीन बंजर हो जाएगी, और वहाँ पर भी फूड सप्लाई इसी तरह मुतासर होगी। और अल्टीमेटली जब लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं होगा और खाने को फूड रिसोर्सेज नहीं होंगे तो लोग पैनिक कर जाएंगे और एक अनार्की का समा पैदा हो जाएगा। और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर कभी हुई तो वो पानी या फूड रिसोर्सेज की बिना पर ही होगी। इसके अलावा गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघलना शुरू हो जाते हैं, जो कि अब भी कुछ हद तक हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्लेशियर्स पिघलने का रेट भी बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से फ्लड्स भी बढ़ते जाएंगे और सी लेवल भी इंक्रीज करता जाएगा। डाटा के मुताबिक पिछले 150 सालों में ग्लोबल सी लेवल 8 से 9 इंचेस तक बढ़ा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक ये मज़ीद 1 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोस्टल सिटीज़ शदीद खतरे में हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2050 तक मायामी, वीनिस, जकार्ता और न्यूयॉर्क जैसे शहर सफ़े हस्ती से बिल्कुल मिट जाएं। इसी सिलसिले में 2015 में वर्ल्ड लीडर्स पेरिस में मिलते हैं, और वहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट तय पाता है, जिसमें तमाम कंट्रीज़ ये प्लेज करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी मेकिंग को इंश्योर करेंगे जिससे कार्बन एमिशंस कम से कम की जा सकें,
और वहाँ पर ये टारगेट भी तय पाया कि अर्थ टेम्परेचर को ईयर 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। लेकिन हमें अब करंट टेम्परेचर देख के ये लगता है कि इन कंट्रीज़ ने इन पॉलिसी मेकिंग को या इस पेरिस एग्रीमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और ऐसी पॉलिसी मेकिंग नहीं की कि जिससे कार्बन एमिशंस कम से कम की जा सकें, क्योंकि एग्रीमेंट के वक्त 2015 में अर्थ टेम्परेचर 1.3 डिग्री सेल्सियस था और अब जो कि टारगेट ईयर 2100 का था कि तब 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है, वो आज 2022 के अंदर अचीव हो चुका है और आज करंट अर्थ टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर चुका है। दो के दुनिया के टॉप पोल्यूटर्स चाइना, यूएस, इंडिया और रशिया हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से जो रीजन्स सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे वो अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान जो इन कार्बन एमिशंस में सिर्फ 0.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो फिफ्थ वो कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। इसकी एक वजह तो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन है और दूसरा इसकी फेयरली वन डायमेंशनल इकोनॉमी है। एंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद ग्लेशियर्स की तीसरी बड़ी रेंज पाकिस्तान के सर्वर है। जब गर्मी से ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पाकिस्तान के पास इस पानी को स्टोर करने के लिए ना तो इनफ डैम्स है और ना ही वाटर रिजर्वायर्स हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे और जब फ्लड्स आएंगे तो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होगा, फूड सप्लाई भी अफेक्ट होगी। इसके अलावा सी लेवल भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा और एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि 2050 तक ये एक्सपेक्टेड है कि 90% कराची की पॉपुलेशन को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा मुल्क बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है जिसकी आबादी का आज भी 42% हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है और जब इन फार्मर्स को कंपैटिबल सॉइल, सनलाइट और वाटर नहीं मिलेगा तो उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट होंगी, जिससे हमें इंपोर्ट्स मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा हीट वेव्स हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पिछले 10 साल हमारी तारीख के गर्म तरीन साल थे और हमने ये भी विटनेस किया कि हर साल लोग गर्मी की वजह से मर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज से डील करने का तरीका यही है कि जितना जल्दी हो सके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएं। पानी, हवा और सूरज की रोशनी का फ़ायदा उठाएं और उससे पावर जनरेशन की तरफ जाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स बनाएं ताकि ग्लेशियर्स जब ये पिघलें तो हमें पानी को स्टोर करने का हमारे पास कोई मुतबादिल होना चाहिए और बवक्त ज़रूरत हम उस पानी को इस्तेमाल भी कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाए ताकि हमारी कार्बन एमिशंस कम से कम हो। फर्दर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक अंदाजे के मुताबिक 36 मिलियन टन खाना हर साल शादियों, पार्टियों और घरों में ज़ाय कर देता है। तो हमें इस एस्पेक्ट में भी अपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें अपने मीट कंजम्पशन को कम से कम करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्लांट बेस्ड डाइट को अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दे और उनके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे ताकि जो हमारी वन डायमेंशनल इकोनॉमी है और ज़्यादातर लोगों का इन्हसार आज भी एग्रीकल्चर पर है और जिसके फ्यूचर का हमें कोई पता नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे ताकि हमारी इकोनॉमी डाइवर्स इकोनॉमी बने, ताकि लोगों का एग्रीकल्चर पर इन्हसार कम से कम हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें एक पुरसुकून ज़िंदगी जिएं तो हमें अर्जेंट बेसिस पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैस अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। जब ये चेंज इंडिविजुअल लेवल पर आएगा तभी दुनिया भर में लोग अपनी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर पाएंगे और हम मिलकर कोई ना कोई हल क्लाइमेट चेंज से डील करने का निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमने इस मसले को, इस क्रिटिकल इशू को इग्नोर किया और अपने तौर तरीके नहीं बदले और कुछ पुरानी आदतें अनलर्न नहीं की और कुछ नई आदतें रीलर्न नहीं की और बदलती हुई रियलिटी के साथ खुद को चेंज नहीं किया, तो क्या पता हाल करीब में हमें किन हालात का सामना करना पड़ जाए और शायद उस वक्त पानी सर से गुजर चुका हो।